हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 8 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहली हेडिंग ले रहे हैं कि राहुल के पास सजा पर रोक का कोई ठोस आधार नहीं है। इसमें जो गुजरात हाई कोर्ट है उसने भी जो सजा है उसको बरकरार रखा हुआ है और ये मामला मानहानि का है। एक बार इन्होंने यानी कि चुनाव जब 2019 के चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपनाम को यानी कि जो उनका सरनेम है मोदी, उसको टारगेट करते हुए एक टिप्पणी करी थी जिसको मानहानि के तौर पर इस पर केस किया गया। देखिए, गुजरात हाई कोर्ट ने ये तो बोला कि ये राष्ट्रद्रोह तो नहीं है, लेकिन आप किसी के भी और प्रधानमंत्री के मामले में इस तरीके की टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद ये ठोस आधार नहीं है किसी भी सज़ा को रोकने का, ये फैसला आया है। मोदी सरनेम को लेकर टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की अदालत द्वारा सुनवाई गई 2 वर्ष की सज़ा पर रोक की जो मांग करी गई थी राहुल गांधी द्वारा, उसको खारिज कर दिया गया है। अब इस पे काफ़ी अटकलें भी लगाई जाने लगी हैं, राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। गुजरात हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो हैं हेमंत प्राक्षक ने 125 जो पेज हैं उनके फैसला है 125 पेज का, उस पर सूरत की सत्र अदालत ने निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है और उनके खिलाफ जिस तरीके से देश भर में आपराधिक मामले हैं उनको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि ये पहला मामला नहीं है जब आप पर मानहानि का केस हुआ है। आप इस तरीके के बयान देते रहते हैं, इसलिए आपको सज़ा देना जरूरी है। अब इसी तरीके के लगभग 5 से 6 केस ऐसे हैं जो राहुल गांधी पर चल रहे हैं। उसमें पहला केस है, राहुल गांधी ने जब 6 मार्च 2014 को गांधी जी की हत्या पर एक टिप्पणी करी थी और उन्होंने संघ को इसमें सीधे सीधे टारगेट किया था। तो एक केस उस पर चल रहा है। दूसरा केस है कि असम में जो मठ चलते हैं उन पर टिप्पणी की गई थी, तो उसको लेकर असम के एक आरएसएस कार्यकर्ता, स्वयंसेवक कार्यकर्ता ने इन पर केस किया था। तीसरा है नोटबंदी को लेकर इन्होंने टिप्पणी करी थी, उसको लेकर भी केस चल रहा है। वो केस दायर हुआ था 23 जून 2018 को। चौथा है राफेल की खरीद पर जो रिलायंस को दिया गया था ठेका, उसको लेकर भी इनकी टिप्पणी पर केस चल रहा है मानहानि का। उसके बाद एक और केस है जिसमें इन्होंने संघ के लिए यानी आरएसएस के लिए ये बयान दिया था कि आरएसएस जो है वो विरोधियों की हत्या करा देता है, आरएसएस के खिलाफ जो बोलता है उनकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद आरएसएस ने भी इन पर मानहानि का केस किया हुआ है। इसी तरीके से हेराल्ड केस में भी इनका नाम है और ये सभी केस अभी चल रहे हैं। तो राहुल गांधी पर अगर ये केस सभी साबित हो जाते हैं और इनको सज़ा मिलती है तो इनको 8 साल चुनाव लड़ने पर इनके रोक लगाई जा सकती है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। जो डर जाए वो मोदी नहीं, ये स्टेटमेंट तो प्रधानमंत्री का है, लेकिन जहां पर दिया गया वो था गीता गोरखपुर प्रेस। गीता गोरखपुर प्रेस को इस बार आपको पता होगा कि गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो उसी मौके पर ये बोल रहे थे। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार को आयोजित चुनावी सभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला था। उसके बाद वो गोरखपुर गए और वहाँ पर गीता गोरखपुर में उन्होंने सभा को संबोधित किया और बोला कि मुझे हर बार डराने की कोशिश की जाती है, कांग्रेस की विचारधारा में ही भ्रष्टाचार है, जब मैं ये कहता हूं तो उनको बुरा लग जाता है। विपक्षी दलों की एकता पर प्रहार करते हुए प्रधानमंत्री ने बोला कि जिनके दामन दागदार हैं वे सभी अगर एक साथ भी आ जाएं तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब आपको पता होगा ये न्यूज़ इसलिए है गीता गोरखपुर प्रेस के लिए। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस को गोरखपुर को दिया गया है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी जान लीजिए कि जो गांधी शांति पुरस्कार है इसकी जो घोषणा की गई थी 18 जून को की गई थी कि ये गीता गोरखपुर प्रेस को दिया जाएगा। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और ये महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में शुरू किया गया था। 1 करोड़ की राशि इसमें दी जाती है, एक मेडल दिया जाता है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। पहला गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था जूलियस नियरे को, जो कि तंजानिया के नेता थे। तो गांधी शांति पुरस्कार से भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप जान गए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। देखिए, अभी बालेश्वर ट्रेन हादसा हुआ था, उसमें सीबीआई ने
3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इसमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं और एक जूनियर इंजीनियर हैं और एक तकनीशियन इसमें शामिल हैं। और इसमें हालांकि कोई इरादतन नहीं बताया गया है कि कोई साजिश हुई हो, ऐसा तो नहीं बताया गया है, लेकिन इसमें घोर लापरवाही बताई गई है। घोर लापरवाही मतलब उसको दूसरे ट्रैक पर भेजा गया जिस पर मालगाड़ी खड़ी थी और उसकी वजह से मालगाड़ी से पहले टकराई और फिर दूसरे ट्रैक पर जो ट्रेन आ रही थी उससे टकराकर हादसा हुआ था। उड़ीसा के बालेश्वर में बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास 2 जून को चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस गलत सिग्नल के कारण लूप लाइन में चली गई थी और वहां खड़ी मालगाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसी वक्त दूसरी पटरी पर आ रही हावड़ा जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 288 लोग मारे गए थे और लगभग 1000 लोग घायल हुए थे। इंटरलॉकिंग सिस्टम और सिग्नल की गड़बड़ी से हुई इस दुर्घटना के बाद रेलवे बोर्ड ने घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और 6 जून को सीबीआई ने जांच शुरू कर दी थी। सीबीआई ने पाया कि रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी सबूतों से छेड़छाड़ करने में शामिल थे। इसमें जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान व तकनीशियन पप्पू कुमार को गिरफ्तार किया गया है और इन पर धारा 304 और 201 लगाई गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है, आबकारी नीति घोटाले में सिसोदिया व अन्य की 52 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपितों की 52.24 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत की गई है। जिनकी संपत्ति जब्त हुई है उनमें अमनदीप ढल, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा भी हैं। और इससे पहले ईडी विजय नायर, समीर महेंद्रू, अमित अरोड़ा और अरुण पिल्लई की भी 76.54 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। यानी कि अब तक 128.78 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। इसमें मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा की 2 अचल संपत्तियों को भी जब्त किया गया है जिनकी कीमत 70 लाख रुपए है। और जो मनीष सिसोदिया के खाते में 11,49,000 रुपए थे उसको भी जब्त कर लिया गया है। मिशन 2024, भाजपा ने 4 राज्यों में नियुक्त किए चुनाव प्रभारी। देखिए 4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उनको लेकर जो केंद्र सरकार है, वर्तमान भाजपा सरकार है, वो मुस्तैद दिख रही है। और ये 4 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इन 4 राज्यों में इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होंगे। इन चारों राज्यों में सिर्फ एक मध्य प्रदेश ऐसा है जहां पर भाजपा की गवर्नमेंट है, तो वहां वो कतई हारना नहीं चाहता है। इसमें शीर्ष नेतृत्व ने संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी को राजस्थान का कार्यभार दिया है। केंद्रीय वन्य एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का, पूर्व सांसद ओम प्रकाश माथुर को छत्तीसगढ़ का जिम्मा सौंपा गया है और तेलंगाना का चुनाव प्रभारी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को बनाया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, अगले कुछ वर्षों में देश का भाग्य तय करेंगे हमारे शहर। देखिए किसी भी विकसित देश को और विकासशील देश को विकसित देश बनाने में शहरों का अहम रोल होता है। इसके लिए U20 करके एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें ये सब बातें बोली गई हैं। विकासशील देशों में शहरीकरण सबसे बड़ी घटना होती है और भारत में यह बात बहुत तेजी से गति ले रही है। यह कहना है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव मनोज जोशी का। शुक्रवार को शहरीकरण पर U20 मेयर सम्मेलनों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि समृद्धि, आय सृजन, नौकरी सृजन में हमारा संपूर्ण परिवर्तन शहरी भारत से हो रहा है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अगले 10 से 20 वर्षों में देश का भाग्य हमारे शहर ही तय करेंगे। भारत में शहरीकरण बहुत तेजी से फैल रहा है और वर्तमान में हमारे शहरों में 45 करोड़ से अधिक लोग रहते भी हैं जो 25 वर्षों में बढ़कर 80 करोड़ हो जाएंगे। यानी अभी तो 45 करोड़ रह रहे हैं और अगले 25 वर्षों में वो 80 करोड़ हो जाएंगे। सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कई ऐसे क्षेत्रों में काम भी किया है। इनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और प्रौद्योगिकी संचालित शासन पर काम करना शामिल है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और परिवहन से संबंधित मामलों पर भी ध्यान दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, बंगाल पंचायत चुनाव में धांधली रोकने को मतपेटी पर होगा QR कोड।
यानी कि मतपेटी चेंज नहीं हो सकेगी। और आपको पता होगा कि जो बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, पंचायत चुनाव, वो पुलिसकर्मियों और केंद्रीय सुरक्षा बल की निगरानी में हो रहे हैं। 80,000 केंद्रीय सुरक्षा बल जो सेना बल है उसको वहाँ पर नियुक्त किया गया है। इसमें कई बटालियन को वहाँ पर भेजा गया है। इस बार बंगाल के पंचायत चुनाव में मतपेटी बदले जाने की आशंका को टालने के लिए राज्य चुनाव आयोग ने अभूतपूर्व कदम उठाया है। पहली बार प्रत्येक मतपेटी में QR कोड रहेगा। इसके साथ ही प्रत्येक मतपेटी का नंबर भी होगा। चुनाव के समय विरोधी दल भाजपा, माकपा व कांग्रेस मतदान संपन्न होने के बाद मतपेटी बदल दिए जाने की शिकायत करते हैं। राज्य चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया है कि इस वर्ष फरवरी महीने से ही मतपेटी को चिन्हित करने के लिए उन्हें QR कोड व नंबर देने का काम शुरू किया जा चुका है। अब इस न्यूज़ में हम बंगाल राज्य के बारे में जान लेते हैं। यह है भारत का मैप और इसमें पश्चिम बंगाल, यह है पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी है कोलकाता। जो पश्चिम बंगाल है उसकी जो सीमा है, देखिए कई राज्यों से लगती है। त्रिपुरा से लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, और झारखंड से, उड़ीसा से, बिहार से, फिर सिक्किम से, भूटान से भी लगती है, और यहाँ पर इसकी सीमा असम राज्य से भी लगती है। यानी कई राज्यों से इसकी सीमा लगती है। राजधानी आपको पता चल गया, कोलकाता। यहाँ की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं CV आनंद बोस। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पश्चिम बंगाल है इसकी जो स्थापना है 1 नवंबर 1956 को हुई थी, यानी कि इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। और पहले राज्यपाल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है 13 जुलाई को IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का चौथा रनवे और टैक्सीवे शुरू होगा। 13 जुलाई का दिन IGI एयरपोर्ट के लिए काफ़ी अहम रहेगा। इस दिन यहाँ 2 ऐसी सुविधाएं हो रही हैं जो देश के किसी भी एयरपोर्ट पर पहली बार होगी। इसमें एक एलिवेटेड टैक्सीवे और दूसरी चौथा रनवे शुरुआत होगी। दोनों सुविधाओं के शुरू होने पर IGI एयरपोर्ट के संचालन की क्षमता भी बढ़ेगी। इसका लाभ एयरपोर्ट संचालन एजेंसी डायल, विभिन्न एयरलाइंस और यात्रियों को मिलेगा। विमानों की लैंडिंग किस रनवे पर होनी है, इसे तय करने में हवा की गति और रनवे की उपलब्धता महत्वपूर्ण होती है। IGI एयरपोर्ट अभी 3 रनवे का प्रयोग करता है। इनमें रनवे 10 से 28 और 11 R29L एयरपोर्ट उत्तरी क्षेत्र में है, तो एक रनवे दक्षिणी क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि तिरंगों की शान कायम रखने को मौसम विभाग के संपर्क में रहेगा PWD। राजधानी के 500 स्थानों पर लहरा रहे तिरंगों की शान को बरकरार रखने के लिए PWD मौसम विभाग की संपर्क में रहेगा, ताकि तेज हवा या तूफान आने से पहले ही तिरंगे उतार लिए जाएं। PWD के निर्देश के अनुसार अलर्ट जारी होने के 1 घंटे के अंदर शहर भर के खंभों पर लहराने वाले तिरंगे उतार लिए जाएंगे। इसका मकसद तिरंगों को हवा से होने वाले नुकसान से बचाना है। विभाग की ओर से इस बारे में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ब्रिटिश NSA को डोभाल की 2 टूक, खालिस्तानियों पर कार्रवाई करें या फिर हमें सौंप दें। बहुत तीखे शब्दों में ये बोला गया है। और आपको पता होगा कि ब्रिटेन के जो NSA हैं टिम बैरो, वो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं और भारत के NSA से इनकी मुलाकात हुई है। भारत ने ब्रिटेन से साफ तौर पर कहा है कि जो खालिस्तान कट्टरपंथी हैं उनके खिलाफ या तो आप कार्रवाई करिए या फिर उन्हें हमें सौंप दीजिए। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ये बात बोली है। बैरो भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। दोनों देशों के NSA के बीच द्विपक्षीय रणनीतिक रिश्तों के दूसरे तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, लेकिन खालिस्तान आतंकवादियों का मामला भारतीय पक्ष ने खास तौर पर उठाया और ब्रिटेन से साफ कार्रवाई करने की मांग की है। भारत की तरफ से यह भी बताया गया कि खालिस्तान का समर्थन करने वाले तत्व किस तरह से पूर्व में आतंकवाद को बढ़ावा देते रहते हैं और अगर उन पर लगाम नहीं लगाया गया तो यह दोनों देशों के हितों को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
और अमेरिका में जिस तरीके से सेंट पीटर्सबर्ग में जो जला दिया गया था दूतावास, उसकी भी यहाँ पर आलोचना की गई है भारतीय विदेश विभाग द्वारा, और ये बोला गया है कि उस पर जल्द से जल्द लोगों को पकड़ा जाए। फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की तैयारी। सरकार जिस तरीके से डिजिटल कानून ले आई है और उसके बाद अब फेसबुक, व्हाट्सएप और जैसे जो प्लेटफॉर्म हैं उनको भी रेगुलेट करने की तैयारी कर रही है, और ये मसौदा तैयार किया है ट्राई ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। और इसमें जितने भी देश विरोधी पोस्ट किए जाएंगे या फिर कोई भी रीपोस्ट किया जाएगा, उसको या तो वहाँ से हटाना होगा, उसको बैन करना होगा और उस अकाउंट को भी डिलीट करना होगा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने इस मामले में शुक्रवार को मसौदा जारी किया है, जिस पर सभी हितधारकों से राय मांगी गई है। सूचना प्रौद्योगिकी मामलों की संसदीय समिति की सिफारिश पर यह प्रयास शुरू किया गया है। संसदीय समिति ने कहा था कि संकट के समय राष्ट्र विरोधी ताकतें और आतंकवादी फेसबुक, व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल देश के खिलाफ भी कर सकते हैं। संचार विभाग का मानना है कि यह प्लेटफॉर्म कई देश से अपना संचालन करते हैं, इसलिए इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि इन प्लेटफॉर्म की जिन सेवाओं का इस्तेमाल राष्ट्रहित के खिलाफ होने की आशंका है, उसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। वैश्विक संकट समाधान समूह के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ भारत, यानी कि GCRG ग्रुप में भारत शामिल हो गया है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि GCRC है क्या। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप। इसकी स्थापना मार्च 2022 में खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और वित्त में तत्काल वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने और वैश्विक प्रतिक्रिया का समन्वय करने के लिए किया गया था। अब इस ग्रुप में भारत को शामिल कर लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरेस द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किए जाने के बाद GCRG के चैंपियंस ग्रुप में इसको शामिल कर लिया गया। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो हैं गुतरेस ने खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों जैसे तत्काल और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए पिछले साल मार्च में GCRG की स्थापना की थी। चैंपियंस ग्रुप GCRG की देखरेख करता है और इसमें बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, सेनेगल के राष्ट्राध्यक्ष व शासनाध्यक्ष शामिल हैं। बयान में विदेश मंत्रालय ने कहा कि समूह में शामिल होने का निर्णय भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व व मौजूदा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में 32,000 शिक्षकों की नौकरी समाप्ति का आदेश किया रद्द। कलकत्ता हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय के 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही यह भी कहा है कि मामले की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट में ही दोबारा की जाएगी। न्यायमूर्ति JK महेश्वरी और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की खंडपीठ ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने के जो न्यायमूर्ति हैं गंगोपाध्याय ने शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़े मामले पर सुनवाई करते हुए 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी एक झटके में निरस्त करने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में यह घटकर 32,000 रह गई थी, क्योंकि हाई कोर्ट के समक्ष यह तथ्य आया था कि टाइपिंग में त्रुटि की वजह से संख्या में गड़बड़ी हुई थी। नक्सल इलाकों में प्री कॉस्ट तकनीक से किया जाएगा सड़कों व पुलों का निर्माण। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लागत पर नियंत्रण और कानून एवं व्यवस्था की चुनौतियों को देखते हुए प्री कॉस्ट तकनीक के इस्तेमाल से सड़कों और पुलों के निर्माण की जरूरत पर जोर देते हुए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की पूरी रक्षा करते हुए निर्माण के नए तौर तरीकों को अपनाने की जरूरत है। गुणवत्ता में कोई कमी लाए बिना आधुनिक तकनीक और नई पहल के साथ लागत घटाई जा सकती है। गडकरी ने कहा कि बांस जो होता है, बैम्बो के क्रैश बैरियर का प्रयोग ऐसा ही एक पहल है जो सुरक्षा के हर मानक पर खरी उतर रही है। इसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे समेत कई राजमार्गों और एक्सप्रेसवे में अमल में लाया जा रहा है। गडकरी ने सड़क निर्माण में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक और स्टील स्लैग जैसी सामग्री का इस्तेमाल बढ़ाए जाने पर भी जोर दिया है और इनकी जो औसत उम्र होती है 20 से 25 वर्ष की होती है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। बास्टी डे परेड में शामिल
होने के लिए 4 राफेल विमान पेरिस रवाना। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जुलाई से फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे और पेरिस में 14 जुलाई को बास्टी डे परेड में हिस्सा लेने के लिए भारतीय वायुसेना के 4 राफेल लड़ाकू विमान शुक्रवार को फ्रांस के लिए रवाना हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने सालाना बास्टी दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया है। बास्टी डे परेड में स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी वायुसेना का नेतृत्व करेंगी। अब यहाँ पर हम ये जानते हैं कि ये जो बास्टी डे है वो क्या है। बास्टी डे एक किला था जिसका पतन कर दिया गया था और वहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी और यह प्राचीन शासन का अंत माना गया था। यानी कि जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी वो इस किले के पतन से ही हुई थी। बास्टी डे इसीलिए मनाया जाता है। और फ्रांस जाएंगे प्रधानमंत्री, फ्रांस के बारे में आपको कई बार बताया जा चुका है। असम में परिसीमन के खिलाफ चुनाव आयोग जाएगा 11 विपक्षी दल। अब ये परिसीमन क्या है? देखिए, परिसीमन का जो शाब्दिक अर्थ है कि किसी देश या प्रांत में विधायी निकाय वाले क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा तय करना, उसे ही परिसीमन बोला जाता है और इसके लिए आयोग गठित किया जाता है जिसे परिसीमन आयोग बोला जाता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया था जिसमें विधानसभा क्षेत्रों और लोकसभा क्षेत्रों का बंटवारा किया गया था। कांग्रेस समेत 11 विपक्षी दल असम में विधानसभा सीटों के लिए किए जा रहे परिसीमन के तौर तरीकों पर ऐतराज जताते हुए इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। इन पार्टियों के नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात कर परिसीमन में कई गंभीर त्रुटियां गिनाते हुए संयुक्त रूप से चुनाव आयोग जाने की बात कही है। परिसीमन प्रक्रिया में खामियों के खिलाफ इन विपक्षी दलों के जो नेता हैं वो जंतर मंतर पर धरना देने के लिए भी तैयार हैं। असम के विपक्षी दलों के नेताओं ने गुरुवार देर शाम कांग्रेस अध्यक्ष से परिसीमन मुद्दे पर मुलाकात की थी। असम राज्य के बारे में जान लेते हैं। यह है देखिए इंडिया का मैप और इसमें असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। असम की जो रेखा है राज्य की वो अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है, मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा से, मेघालय से लगती है और पश्चिम बंगाल से, भूटान देश से भी लगती है। और यहाँ की जो कैपिटल आपको पता चल गई दिसपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा और गवर्नर हैं यहाँ के गुलाब चंद्र कटारिया। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, सरकार ने एनसीसी कैडेट के बैंक खाते में वर्दी भत्ता देने की है घोषणा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एनसीसी कैडेट के लिए वर्दी भत्ते की घोषणा की है जो सीधे उनके बैंक खाते में जाएगी। इस पहल के तहत भारतीय स्टेट बैंक की पहली उड़ान योजना के तहत डेबिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक सुविधा के साथ सभी एनसीसी कैडेट के जीरो बैलेंस खाते खोले जाएंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस पहल से हर साल करीब 5 लाख कैडेट को फायदा मिलेगा। इस नई शुरुआत के लिए एनसीसी और एसबीआई ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह खाता प्रशिक्षण पूरा होने या 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने, जो भी बाद में होगा, तब तक चालू रहेगा। सरकार की डीबीटी पहल के तहत रक्षा मंत्रालय ने वर्दी वितरण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए यह फैसला किया है। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर इसका फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना 15 जुलाई 1948 को की गई थी। किसकी सिफारिश पर की गई थी? पंडित एच.एन. कंजरू की एक समिति बनी थी, उनकी सिफारिश पर की गई थी। इसमें बताया गया था कि जो भारतीय युवा हैं उनको सशस्त्र बलों में शामिल एवं प्रेरित करने के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया जाए, इसके लिए ही एनसीसी की स्थापना की गई थी। कमजोर बच्चों के लिए सरकार लॉन्च करेगी मिशन वात्सल्य पोर्टल। केंद्र सरकार जल्द ही कमजोर बच्चों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम के लिए एक एकीकृत पोर्टल वात्सल्य लॉन्च करेगी। मिशन वात्सल्य पोर्टल का उपयोग बाल देखभाल संस्थानों की निगरानी के लिए किया जाएगा। पोर्टल पर सभी बाल देखभाल संस्थानों का पंजीकरण तय होगा, जिसमें किशोर न्याय प्रणाली के संपर्क में आने वाले बच्चों की जानकारी भी शामिल होगी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लापता बच्चों के लिए ट्रैक चाइल्ड, गोद लेने के लिए केयरिंग, खोया पाया, लापता व दृष्टिहीन बच्चों के लिए एकीकृत बाल संरक्षण योजना को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने की योजना बना रही है।
टोल वसूली का काम अन्य एजेंसियों को सौंपा जाएगा, यानी कि ये ठेके पर दे दिया जाएगा। अभी तक NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कर्मचारी ही बूथ पर आपसे टोल कलेक्ट करते हैं, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रणाली शुरू कर दी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा बिजनेस पेज, और बिजनेस पेज में हम पहली न्यूज़ ले रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन के लिए विदेशी एजेंसियों ने खोला खजाना। देखिए, भारत सरकार ने जिस तरीके से देश को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक हब बनाने के लिए कदम उठाने शुरू किए हैं, उसको लेकर विदेशी एजेंसियां भी रुचि दिखा रही हैं, और इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक और विश्व बैंक ने खासे तौर पर रुचि दिखाई है। इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो 25 अरब डॉलर की मदद करेगा, यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक 1 अरब यूरो की मदद करेगा, और विश्व बैंक लगभग 1.5 अरब डॉलर की मदद करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के समापन पर बोलते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत अभी तक ऊर्जा का आयात करता रहा है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के साथ उसके एक ऊर्जा निर्यातक देश बनने की पूरी संभावना है। कई देश भारत से अभी से ही ग्रीन हाइड्रोजन का आयात करने की इच्छा जता चुके हैं। पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक भारत का हाइड्रोजन मित्र बनेगा। जीएसटी में पंजीकृत 1.8 करोड़ व्यवसायों के पते जियो कोड किए जाएंगे। जियो कोड मतलब पंजीकृत जो इकाइयां होंगी उनके एड्रेस की सटीक जानकारी, और जीएसटी में जिस तरीके से धांधली हो रही है उसको रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC व्यवसायों के पंजीकरण को लेकर कुछ दिनों पहले पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। जियो कोडिंग के जरिए व्यवसाय के पते या विवरण को भौगोलिक निर्देशांक में परिवर्तित किया जा सकेगा। GSTN ने कहा है कि मार्च 2022 के बाद के सभी नए पते पंजीकरण के समय ही जियो कोड किए जा चुके हैं। जीएसटी के बारे में आपको कई बार बताया जा चुका है, फिर से बता देते हैं आपको जीएसटी क्या होता है। देखिए, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे जुलाई 2017 में लागू किया गया था, और जब ये लागू हुआ था तो कई छोटे जो टैक्स होते हैं, सेस टैक्स या फिर वैट, ये सब खत्म हो गए थे। जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और उसके बाद उसमें दूसरे राज्यों की, केंद्र शासित प्रदेशों की हिस्सेदारी होती है। जीएसटी 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है CGST, जिसमें केंद्र के हिस्से का टैक्स होता है। दूसरा होता है SGST, जिसमें खरीदार राज्य के हिस्से का GST होता है। तीसरा है UGST या फिर UTGST यानी कि यूनियन टेरिटरी GST, जिसमें खरीदार केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से का टैक्स होता है। और चौथा होता है IGST यानी कि इंटीग्रेटेड GST, यानी केंद्र और राज्य मिलकर दोनों का हिस्सा इसमें तय होता है। तो ये होता है GST। नेक्स्ट न्यूज़ है, जून में 23 लाख से ज़्यादा नए डीमैट अकाउंट खुले हैं। डीमैट अकाउंट क्या होता है? देखिए, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट करते हैं या शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, तो आपको पता होगा कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए, खरीद फरोख्त के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना ज़रूरी होता है। तो जैसे आप सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं और या फिर करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, वैसे ही आपको सेबी के माध्यम से डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होता है। तो डीमैट अकाउंट से आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। तो जून में 23 लाख नए डीमैट अकाउंट खुले हैं। अगर हम इस साल की बात करें तो इस साल जनवरी में 21.9 यानी कि लगभग 22 लाख डीमैट अकाउंट ओपन हुए। फरवरी में लगभग 21 लाख, मार्च में लगभग 20 लाख, अप्रैल में 16 लाख, मई में 21 लाख और जून में 23.6 लाख डीमैट अकाउंट खुले हैं। अगर हम बात करें तो मई 2022 में यानी पिछले साल मई में 25 लाख डीमैट अकाउंट एक साथ ओपन हुए थे। कोरोना पीरियड में सबसे ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हुए थे। मैन्युफैक्चरिंग गुणवत्ता पर ध्यान दें प्लास्टिक उद्योग। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को घरेलू प्लास्टिक उद्योग में मैन्युफैक्चरिंग गुणवत्ता और टिकाऊ उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक क्षेत्र में नई तकनीक और इनोवेशन के इस्तेमाल से हम वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं और निर्यात में बढ़ोतरी होगी। अब आते हैं हम इंटरनेशनल पेज पर। जयशंकर का चीन पर निशाना, कहा दोहन करने वाली आर्थिक नीति
नहीं हैं हम। देखिए, भारत और तंजानिया के जो मंत्री समूहों की बैठक थी, मुलाकात थी, उसमें इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। तंजानिया के दार अस सलाम में चीन पर निशाना साधते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कुछ देशों की तरह भारत दोहन करने वाली आर्थिक नीति नहीं है। अफ्रीका में भारत संकीर्ण आर्थिक गतिविधियां नहीं चला रहा है। जयशंकर ने गुरुवार को भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए ये सब बातें बोली हैं। जयशंकर ने ट्वीट किया कि दर अस सलाम में भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत हुई। मिशन आईटी यानी कि इंडिया और तंजानिया के महत्व पर जोर दिया गया। कैसे भारत और तंजानिया की दोस्ती लोगों के जीवन में बदलाव ला रही है। हमारी जल परियोजना से 80 लाख लोगों को फायदा होगा। भारतीय समुदाय इस रिश्ते की ताकत का स्रोत रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। 2 लाख से ज्यादा अप्रयुक्त ग्रीन कार्ड वापस लेने की सिफारिश मंजूर। अमेरिका में राष्ट्रपति के सलाहकार आयोग ने 1992 के बाद से इस्तेमाल नहीं किए गए परिवार और रोजगार श्रेणियों के 2,30,000 से अधिक ग्रीन कार्ड वापस लेने की सिफारिश मंजूर कर ली है। इस कदम से ग्रीन कार्ड के लिए इंतजार कर रहे हजारों भारतीयों को लाभ हो सकता है। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक स्थायी निवास कार्ड के रूप में जाना जाता है। यह दस्तावेज अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को जारी किया जाता है, जो इस बात का प्रमाण होता है कि कार्ड धारक को स्थायी रूप से देश में रहने का विशेषाधिकार दिया गया है। नाटो में शामिल करने की मांग को लेकर निकले जेलेंस्की। नाटो ने कहा है कि अगले सप्ताह होने वाली समिट में विचार होगा कि यूक्रेन को सैन्य संगठन में शामिल करने की प्रक्रिया को किस तरह पूरा किया जाए। वैसे नाटो के सदस्य देश यूक्रेन को संगठन में शामिल करने के मुद्दे पर एक राय रखते हैं। सैन्य संगठन की ओर से यह बयान तब आया है जब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की सदस्यता की बाबत समर्थन जुटाने के लिए सदस्य देशों की यात्रा पर निकले हैं। विदित हो कि यूक्रेन को नाटो में शामिल किए जाने का संकेत मिलने पर ही रूस ने फरवरी 2022 में उस पर हमला कर दिया था। चलिए, तो ये आज का यानी 8 जुलाई 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जब भी पढ़िए आप नेशनल एडिशन राष्ट्रीय संस्करण ही पढ़िए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।